अगर आप जानना चाहते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम क्या होता है, सीडीएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एज लिमिट क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सीडीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मन में आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में, बात करते हैं फुल फॉर्म की। सीडीएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है सीडीएस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी आयोजित कराती है, यानी कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराती है, यानी कि कंडक्ट कराती है। इसके द्वारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए में भर्ती की जाती है। ठीक है, तो इन सभी जो एकेडमीज हैं इसमें भर्ती के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए एंड ओटीए में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए के लिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए में जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है या फिर बीटेक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, एयरफोर्स एकेडमी यानी कि एएफए। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 12th में होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने बी या फिर बीटेक कंप्लीट किया है तो आप एएफए यानी कि एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ओटीए की, तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अविवाहित यानी कि अनमैरिड उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। वह कैंडिडेट्स जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, ठीक है, वही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी कि सीडीएस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 19 to 22 ईयर्स है, यानी कि 19 से 22 वर्ष। ठीक है, आपकी जो एज है वो 19 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 19 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी की यानी कि एएफए की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो कुछ इस तरीके से है, वो है 19 ईयर्स टू 23 ईयर्स, 19 से 23 वर्ष। अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, आईएमए की, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स, यानी कि 19 से 24 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स, यानी कि 19 से 25 वर्ष। ठीक है, और ये जो है
ये है एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए, ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मेन, इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि सीडीएस एग्ज़ाम देने के लिए नेशनलिटी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। यानी कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया के कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ के सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सीडीएस परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीयता और नागरिकता के मानदंडों को पूरा करना होगा, ठीक है। तो अगर उम्मीदवार भारत का नागरिक है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर नेपाल का, या फिर भूटान का। एक तिब्बती शरणार्थी स्थायी रूप से 1 जनवरी 1962 से पहले और उससे पहले भारत में बस गए थे, वो अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे युगांडा, केन्या, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, मलावी, जारे, जाम्बिया, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से प्रवास किया, ठीक है। वह कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि श्रेणियों 2, 3, 4 और 5 से संबंधित उम्मीदवार कैंडिडेट्स भारत सरकार द्वारा भर्ती निकाय को जारी की गई पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ठीक है। हालांकि नेपाल के गोरखा विषय के उम्मीदवारों के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको सीडीएस एग्ज़ाम देना है, सीडीएस में जाना है, तो उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक, फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है। कोई आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए और आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई यानी कि जो मिनिमम हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर 157.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर और वायुसेना के लिए 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर है। गोरखाओं और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाली और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 5 सेंटीमीटर कम होगी, यानी कि उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ठीक है, हाइट में। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 2 सेंटीमीटर कम की जा सकती है। हालांकि सभी प्रविष्टियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सभी प्रकार के छूट वितरण के बाद 148 सेंटीमीटर है, यानी कि 148 सेंटीमीटर है, अन्यथा उम्मीदवार को बौना माना जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट क्राइटेरिया है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सीडीएस एग्ज़ाम में 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, रिटन एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप उससे क्लियर कर लेते हैं तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि कितने पेपर आपको देने होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमए, आईएनए एंड एएफए यानी कि एयरफोर्स एकेडमी के बारे में। यानी कि अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी में जाना है तो उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इनके लिए जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। नंबर 1 इंग्लिश, नेक्स्ट जनरल नॉलेज यानी कि जीके, नेक्स्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इनके पेपर आपको देने होंगे अगर आपको आईएमए, आईएनए या फिर एयरफोर्स एकेडमी में जाना है, ठीक है। इन तीनों सेक्शन के एक एक पेपर होंगे, यानी कि इसमें आपको 3 पेपर देने होंगे और प्रत्येक पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटा
आपको समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। जैसे कि इंग्लिश का पेपर होगा तो इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मार्क्स की तो प्रत्येक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं एक पेपर के लिए, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स हैं, जनरल नॉलेज के लिए 100 मार्क्स हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो हो जाएंगे 300, यानी कि 300, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो रही IMA या फिर INA या फिर AFI यानी कि एयरफोर्स अकेडमी के लिए। अब हम बात करते हैं OTA के लिए, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। अगर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने पेपर देने होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2 पेपर देने होते हैं, उसमें 3 पेपर देने होते हैं, इसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 जनरल नॉलेज यानी कि GK, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपको देना होगा। इंग्लिश को जो पेपर है उसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। जनरल नॉलेज यानी कि GK का जो पेपर होगा उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और प्रत्येक पेपर के लिए 100 मार्क्स हैं, 100 अंक हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज यानी कि GK के लिए 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200, ठीक है। और प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं CDS मार्किंग योजना की, यानी कि CDS मार्किंग प्लानिंग की। तो इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत प्रयास के लिए 0.33 अंक काटे जाते हैं। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अनुत्तरित छोड़ दिए गए प्रश्न नकारात्मक अंकन के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपने उसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, उसका रिस्पांस नहीं दिया है, तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा अलग से, ठीक है। यानी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यदि एक प्रश्न के लिए 2 उत्तर चिन्हित है, इसे गलत माना जाएगा और नकारात्मक अंक काटे जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपने एक विकल्प की बजाय 2 विकल्पों पर चिन्ह लगा दिया, यानी कि 2 ऑप्शंस पर आपने टिक कर दिया, ठीक है, तो इसे गलत माना जाएगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।